स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। और इसमें हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे ऐतिहासिक अंतर स्थापित विविधताएं, और इसमें हम भाषागत विविधता का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम भाषा के अर्थ परिभाषा, भाषा के प्रकार या इसके रूप, भाषाई समस्याओं का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम भाषा की 3 समस्याओं का विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा के माध्यम की समस्या और शासन और न्याय की भाषा की समस्या का अध्ययन हम कर चुके थे। तीसरी समस्या हमने पढ़नी है विदेशों से संबंध की समस्या। विदेशों से संबंध बनाए रखने के लिए संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेज़ी को मान्यता दी जा चुकी है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो कौन सी है? अंग्रेज़ी, इंग्लिश है। भारत का संबंध विश्व समुदाय से जोड़ने के लिए और विज्ञान और तकनीकी विकास के लिए एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए अंग्रेज़ी का ज्ञान आवश्यक माना गया है, लेकिन ये तथ्य आज के संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होता। आज हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का पूर्ण विकास हो चुका है। भाषाई स्वतंत्रता की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। विश्व हिंदू सम्मेलनों में मॉरिशस में एक विश्व हिंदी केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ऐसी पत्रिका का प्रारंभ करे जो मनुष्य को विश्व नागरिक के रूप में रहने योग्य वातावरण की सृष्टि करे। अभी हाल ही के कुछ समय में वर्तमान प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में स्थान दिलवाया है। ये हमारे लिए बहुत अधिक गौरव का विषय है। हिंदी में दिया गया भाषण इसका प्रामाणिक तथ्य है। आज ये विश्व की तीसरी भाषा है और न केवल भारत बल्कि विश्व के 165 देशों में बोली जाती है, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बल्गारिया, जर्मनी और जापान जैसे देशों में हिंदी के अध्ययन और अध्यापन की कुछ सुव्यवस्थित सुविधाएं भी उपलब्ध है। यह एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। उपयुक्त तीनों पक्षों पर विचार करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि हिंदी को सर्वमान्य भाषा माना जाना अपेक्षित है, किंतु साथ ही ये भी सत्य है कि जब त्रिभाषा सूत्र की बात की गई तभी दक्षिणी राज्यों विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल और असम में हिंदी को राजभाषा बनाने पर तीव्र विरोध प्रकट किया गया। यहाँ तक कि हिंदी विरोधियों ने आत्मदाह तक किए हैं। यद्यपि ये बात भी सच है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पुरजोर वकालत अहिंदी भाषियों ने ही की है। हरगोविंद दास सेठ, सदाशिव राव, योगेंद्र नाथ बसु, अमृतलाल चक्रवर्ती, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजगोपालाचार्य, सुनीति कुमार चटर्जी और निजलिंगप्पा आदि अनेक अहिंदी भाषियों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आंदोलन किए हैं। भावात्मक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में राजभाषा और राष्ट्रभाषा की प्रमुख भूमिका होती है। हिंदी सर्वाधिक क्षेत्रों में बोली जाने के कारण इसका क्षेत्र विस्तृत है। इसके बाद भी कुलीन वर्ग अंग्रेजी के मोह को छोड़ नहीं पाता। वो अंग्रेजी को नौकरियों के लिए आवश्यकता मानता है और राज्यों के पुनर्गठन का आधार भी भाषा की एक भारी समस्या है। राज्यों के पुनर्गठन का कुछ भाषाई आधार है। एकीकरण के बाधक के तत्व के रूप में भी भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ है और इससे असंतोष के स्वर भी सर्वत्र उभरे हैं। बहुत आंदोलन भी हुए हैं। लगभग सभी लोग संविधान स्वीकृत अपनी अपनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त बताते हैं और उसके लिए आंदोलन करते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए आंध्र नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन करके प्राण त्याग दिए, जिसके बाद व्यापक दंगे हुए और आंध्र प्रदेश बना। 1966 से हिंदी को पूर्णतः लागू करने की संवैधानिक तिथि पर अहिंदी क्षेत्रों में आंदोलन हुए। मद्रास में 2 द्रमुक नेताओं ने आत्मदाह किया, जिसके परिणाम स्वरूप राजभाषा अधिनियम प्रावधान संशोधन पारित किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य के पुनर्गठन की मांग को लेकर जनजातियों में झारखंड आंदोलन, बिरसा मुंडा आदि आंदोलन हुए।
राज्यों के विभाजन का आधार भाषा है। इस रूप में भाषा की विविधता भारत के एकीकरण में बाधक सिद्ध हुई है। सामाजिक एकता के स्थापन में भी भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की समस्या अति व्यापक है और इसका समाधान भी सरल नहीं है, क्योंकि भारत एक बहुभाषा भाषी प्रदेश है और सभी प्रदेश अपनी अपनी भाषाओं को बहुत महत्व देते हैं। इसका कारण ये भी है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषाई एकरूपता के आधार पर राज्यों की संरचना की है। इसके बाद भी ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय और भावात्मक एकता में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। भाषाई विविधता के होते हुए भी हमारे बीच सदैव एक संपर्क भाषा रही है, जिसमें समय समय पर भिन्नता तो होती रही है, फिर भी एकता के सूत्रों में पिरोने में इसका महत्व अवश्य रहा है। इस दृष्टि से प्राचीन काल में संस्कृत संपर्क भाषा थी, जो पूरे देश की सांस्कृतिक भाषा रही है। इसका सीधा संबंध भारतीय भाषाओं और आर्यकुल से है। भारतीय जीवन के धार्मिक सामाजिक विधि विधानों और संस्कारों की भाषा यही है। आज भी सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार संस्कृत में ही किए जाते हैं। समृद्धिशालीता दृष्टि से भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारतीय भाषाओं के साहित्य, व्याकरण और शब्द भंडार के साथ साथ अभिव्यंजन की क्षमता की अपार शक्ति होने के कारण संस्कृत भाषा विगत 4000 वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति के एकीकरण में अपनी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाती है। हिंदी का विरोध तो भारत में है, लेकिन दक्षिण के लोगों पर भी संस्कृत का अधिक प्रभाव है और इसका कोई विरोध नहीं है। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाएं अपने अपने युग में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। मध्यकाल में अरबी और फारसी भाषाएं संपर्क भाषा रही हैं। यद्यपि मध्यकालीन शासकों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति की तुलना में अपने नए तरीके, नई प्रथाएं, नए धर्म शुरू किए थे, लेकिन इसके बाद भी भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना को वे पूरी तरीके से नहीं बदल पाए। उस काल में भी भारतीय संस्कृति काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही, उनमें कोई बदलाव हमें दिखाई नहीं देता है। कालांतर में उसमें परिवर्तन आने लगे, जिसका प्रभाव उस समय की भाषा, धर्म और संस्कृति पर भी हम देख सकते हैं। लेकिन विदेशी शासन व्यवस्था के होते हुए भी जितना परिवर्तन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। विशेष रूप से जातीय प्रथा में, ग्रामीण व्यवस्था में हिंदू संस्कृति बिल्कुल अपरिवर्तित सी रही, उसमें कोई बदलाव हमें दिखाई नहीं देता है। वर्तमान समय में भारतीय आर्य भाषाएं साहित्यिक भाषाएं बन गई। संविधान में भी इन्हें स्थान मिला। अनेक धार्मिक समाज सुधार आंदोलन आदि के कारण सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुए। विरोध के स्वर भी हमें कई बार सुनाई दिए गए, लेकिन इसके बाद भी आज हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता मिल चुकी है। साथ ही अन्य सभी भारतीय आर्य और द्रविड़ भाषाएं थोड़े बहुत विरोध के बाद संपर्क भाषा के अस्तित्व को स्वीकारने लगी हैं। हिंदू मुस्लिम विरोध ने भी एक अलग संस्कृति को जन्म दिया है। चूँकि भाषा कोई स्थिर प्रघटना नहीं है और उसमें अनवरत परिवर्तन होना स्वाभाविक है, इसीलिए बदलते हुए सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के साथ वह अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर लेती है। इसलिए निर्विवाद रूप से हम ये कह सकते हैं कि भावात्मक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता की स्थापना में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।